का मैं वेलकम करती हूँ पीटीसी इंदौर में। और सर अब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सर का जो टॉपिक है वो जो हमारा आज का टॉपिक है अवसाद से मुक्ति, वही सर का मेन टॉपिक है। तो सर वेलकम। सो प्लीज आप आइए सर। हाँ इस पे देखिएगी ना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीडीसी इंदौर का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस तनाव मुक्ति और अवसाद से मुक्ति के विषय पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए। मेरे जितने भी पुलिस कर्मी हैं, भाई लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ड्यूटी आवर्स बहुत मुश्किल रहते हैं उनके, और उसमें तनाव का होना या तनाव पूर्ण स्थिति का आना काफी हद तक संभव है। अभी आज हम तनाव के क्या कारण होते, क्योंकि क्या विज्ञान की तरह पढ़ाएंगे तो थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाता है, तो मैंने कुछ स्लाइड शो बनाया है, वो हम देखेंगे, परंतु हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में, कि तनाव क्या होता है, तनाव आने पर या अवसाद या मानसिक समस्या आने पर हमें कैसा महसूस होता है, हम कैसे ये बता पाएंगे कि हमें ये समस्या आने की संभावना है, और जब एक बार वो ऐसा होगा तो हमें हर स्टेप में उसको मैनेज कैसे करना है, उसको हैंडल करने के लिए जीवन या दिनचर्या में क्या बदलाव करें, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ विशेषताएं, कुछ न कुछ कमियां लेकर, कुछ न कुछ विशेषताएं और कुछ न कुछ कमियां लेकर इस धरती पर आए हैं। और परंतु एक बहुत अच्छी बात है, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है और इतना फ्लेक्सिबल है कि आपके पास ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, आपके पास बदलने की शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति है। जो व्यक्ति उसको समझकर कोशिश करता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। कालिदास की कहानी हम सबको याद है, जिसमें वो महामूर्ख से महाकवि कैसे बन जाते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। वो एक वृत्तांत बताया जाता है, परंतु वास्तव में उसके प्रयास और कर्म के द्वारा वो उस लेवल तक पहुंच पाए। नेक्स्ट स्लाइड देना। क्लिक करते जाओ। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे तनाव क्या होता है। तनाव के बारे में बात करते हुए, तनाव है कि ऐसी परिस्थितियां जिनके अंदर व्यक्ति के हालचाल के लिए खतरा हो, यानी कि आप जिस स्थिति में हैं उसमें आप अपने आप को खतरा महसूस करें, तो उस पर तनाव का असर आ सकता है। तनाव का शरीर पे क्या असर होता है वो भी हम देखेंगे। तनाव के कारण से मानसिक समस्या तो बात की बात है, पहले तो सामान्य शारीरिक और मानसिक इश्यूज क्या होते हैं वो भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लिक करते जाओ। क्यों कुछ चीजें किसी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण होती है, किसी के लिए नहीं होती है, ये भी व्यक्ति विशेष की क्षमताओं के अनुसार बदलता है। जैसा कि हम साथ नहीं धरती पर आए हैं, तो ये लोग बहुत शांत और स्थिर चित्त के होते हैं, कितना भी समस्या आ जाए बहुत स्थिर रहते हैं, गंभीर रहते हैं। कई बार उनको मोटी चमड़ी का भी बोला जाता है। कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, छोटी सी बात पर भी वो परेशान हो जाते हैं, उनको पतली चमड़ी का बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तो ये स्वभाव है आपका, उसको बदल नहीं सकते, उसके साथ आप जीवित या धरती पर आए हैं, परंतु उसको मॉडिफाई करके रिएक्शंस को बेहतर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। कैसे तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सेशन में। नेक्स्ट, और कैसे लोग तनाव का सामना करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं जब तनाव आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट तनाव के समय में शरीर की और शारीरिक और मानसिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बहुत कॉमन से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तनाव के कारण से, कई बार तनाव के कारण इवेंट्स पैसे होते हैं, कोई विशेष घटना या दुर्घटना तनावपूर्ण हो सकती है। कई लोगों को विशेष जगह से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को जानवर से, या कोई विशेष व्यक्ति विशेष के साथ सामना करने से डर लगता है, कोई विशेष परिस्थिति में वो व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं होता, या फिर कोई व्यक्ति हर एक परिस्थिति में ही तनाव में बहुत जल्दी चला जाता है। लोगों की तनाव को सामना करने की क्षमताएं अलग अलग है, वो हम देखेंगे कैसे है और क्या कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, नेचर, तनाव का नेचर क्या होता है। अब ये तनाव को वैज्ञानिक तरीके से बहुत अलग तरह से देखा गया है।
तनाव का जो इवेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवेंट कितने समय तक व्यक्ति के साथ रहा उस पर निर्भर करता है तनाव का इम्पैक्ट क्या होगा। उस व्यक्ति की क्षमताएं कैसी उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि डे टू डे लाइफ का तनाव सिंपल तनाव होते हैं जो हम सब सामना करते हैं। कभी हम समय पे कार्यस्थल पे पहुंचना, घर का मेंटेनेंस, बच्चों का मेंटेनेंस, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, इस तरह के बहुत सारे चीजें रहती है जो तनाव के कारण बन सकती है। कुछ होते हैं बड़े कारण तनाव के, जैसे कि बहुत बड़ा सदमा लगा हो या फिर छोटे छोटे कारण मिलके। लॉन्ग टर्म रिसर्च से पाया गया है कि बड़े तनाव का झटका जो रहता है वो कभी कभी बहुत रेयरली आता है, बहुत कॉमन नहीं रहता, उसके असर भी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता। परंतु छोटे छोटे तनावों के असर जो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक आपकी क्षमता के बाहर हो जाते हैं तो वो उसका असर आप पे आ सकता है। नेक्स्ट, ज्यादा गहरा असर होता है। जैसे कि नेक्स्ट, ये जो साइंटिस्ट है वैंग, उन्होंने बताया कि क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इकट्ठा हुआ तनाव का असर आपके शरीर पे क्या पड़ सकता है। अब ये इस पे भी निर्भर करता है कि हम तनाव को कैसे देखते हैं, कैसे हम उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या हम तनाव आने से पहले ये एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी, कुछ लोग मैच्योर होने के कारण उसको कंट्रोल करना या हैंडल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं कि ऐसा स्थिति होगी तो हम ऐसा करेंगे। इसीलिए हमारे सभी फील्ड में, इवन पुलिस में या कहीं और भी, एक्सपीरियंस की वैल्यू है। हम कहीं किसी केस में फंसते हैं या किसी समस्या में फंसते हैं तो हम अपने सीनियर से जाके पूछते हैं आप इस समस्या में कैसे हल निकालते थे या इस समस्या में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो वो उतने तनावपूर्ण में नहीं रहते, उनको पता है इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। नया व्यक्ति है वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाता या कंट्रोल नहीं कर पाने की क्षमता के अभाव के कारण वो तनावग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट, नेचर के कारण हुआ। अब सबसे, आप सब क्लिक करके 10 के 10 ले आओ। 10 मोस्ट कॉमन जो फ्रीक्वेंट हैजल्स या डे टू डे लाइफ के अंदर समस्याएं हैं जिसके कारण तनाव होता है, ये रिसर्च से निकालेंगे। जैसे कि फैमिली मेंबर की हेल्थ, महंगाई, घर का मेंटेन करना, चीजों को, बहुत सारी चीजें एक साथ करना, चीजों को खो देना, घर के बाहर की मेंटेनेंस करना, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, क्राइम, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर तनाव के बहुत बड़े कारण हैं। या अपनी शारीरिक अपीयरेंस, कई लोग अपीयरेंस के लिए को लेकर भी बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। वो अपनी अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, अपने स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, पर वो चाहकर भी वो नहीं अचीव कर पाते। पर मैं एक बात बताऊं, शारीरिक अपीयरेंस के पीछे भागना नहीं चाहिए। हम सबको एक विशेष तरह की शारीरिक अपीयरेंस दी गई है भगवान के द्वारा। हम जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करें और वैसे ही खुश हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में जहाँ लोगों ने अपनी शारीरिक क्षमताओं को मात देकर और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोग जो बहुत वजन ज्यादा होने के बाद भी बहुत अच्छा अपने शरीर पे नियंत्रण रख पाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत सुंदर नहीं दिखते, एवरेज दिखते हैं, पर वो एक्टिंग के मामले में बहुत आगे हैं बाकी लोगों से। तो शारीरिक अपीयरेंस बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करती लाइफ में। ऐसा लगता है हमको कि अदा करती है पर ऐसा होता नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की जीवन के प्रति समझ, उसका व्यवहार, उसकी काबिलियत, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं लाइफ में जो समय के साथ हम सब समझते हैं। नेक्स्ट, तनाव को हम कैसे देखते हैं। तनाव अगर आता है तो कोई भी एक घटना है उसको, वो तनावपूर्ण होगी कि नहीं होगी उसके बारे में हम, हमारे मस्तिष्क या बुद्धि आकलन करती है। वो आकलन करने के बाद देखती है अच्छा कोई चीज है इररिलेवेंट है, मेरे लिए कुछ प्रासंगिक नहीं है, या तो वो मेरे लिए प्रासंगिक है पर मेरे को नुकसान नहीं करती, ठीक है हो रहा है किसी पड़ोसी के साथ है, किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्यों उसमें पढ़ूं, मेरे पर कुछ उसका दुर्घटना का असर नहीं आ रहा, या फिर डायरेक्ट मुझ पे असर आ रहा है तो फिर मैं तनावग्रस्त हो सकता हूँ। उसके बाद व्यक्ति देखता है कि मेरी इस तनाव को झेलने की क्षमताएं कितनी हैं और मैं उसको कैसे डील कर सकता हूँ, अपनी आकलन करके उसका सामना करने की हिम्मत और शक्ति जुटाता है। नेक्स्ट, तनाव के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तनाव, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन यानी कि डे टू डे लाइफ में आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको उस कार्य करने से रोकता है। आपको कोई विशेष तरह का भोजन पसंद है पर अगर आप डायबिटिक है, आप नहीं ले पाते खाना, वो नहीं भोजन ग्रहण कर सकते, आपको बुरा लगेगा, यू फील फ्रस्ट्रेटेड। आप कहीं छुट्टी लेना चाहते हैं पर आपका कार्य आपको अलाउ नहीं करता, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। कॉन्फ्लिक्ट, दो में से एक चीज करनी है, दो अच्छी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ जाए कि यहाँ जाए, एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी, एक मूवी भी जाना है, दोनों में से कहाँ जाए, एक मिस करेंगे, ये एक तनाव का कारण हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए नहीं हो सकता। अवॉइड इज अवॉइड, दो खराब चीजें जिनमें से किसको अवॉइड करें, एक अच्छी एक खराब, इस तरह से
कोई दो में से एक चीज को चुनना आपके पास समय अभाव के कारण, ये भी तनाव का कारण। चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, जीवन में अच्छे और बुरे बदलाव दोनों ही तनाव के कारण हो सकते हैं। जैसे कि बुरे बदलाव, आपके प्रमोशन आप चाह रहे नहीं हुआ, आपका होम लोन की ईएमआई बहुत बढ़ गई, या फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, या कोई घर में किसी का देहांत हो गया। अच्छे बदलाव, मैरिज होना, बच्चे का घर में आना, ये अच्छी घटना तो है, पर साथ में जिम्मेदारी की बात भी है। तो कुछ लोगों को उसको मेंटेन करने के लिए भी तनावग्रस्त हो सकते हैं। प्रेशर, कुछ विशेष तरह से आपसे व्यवहार की अपेक्षा की जाए, तब भी आप प्रेशर फील कर सकते हैं, वो भी तनाव का कारण हो सकता है। आवश्यक नहीं कि सारे तनाव लैंड अप हो मानसिक समस्या में। बहुत सारे लोग तनाव को हैंडल करना बाय ट्रायल सीखते हैं, बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बहुत सारे लोग सक्षम भी होते हैं, कुछ लोग लर्न भी करते हैं। नेक्स्ट, और कैसे तनाव को देख सकते हैं? यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, अच्छा और बुरा तनाव। अच्छा तनाव यानी कि जिसके कारण से आप में अच्छे बदलाव आए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें। ऐसा मानव इतिहास में कई बार हुआ है, कई बार जब बहुत मुश्किल वक्त आता है, तब मानव शक्ति पूरी तरह से लग जाती है अपने आप को बचाने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार हुए हैं। अभी रिसेंट टाइम में हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड का। कोविड के समय में पूरी महामारी के दौरान हाहाकार मचा था पूरे विश्व में महामारी के कारण, परंतु इसी दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का विकास किया बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेड टाइम में। आज तक कभी किसी वैक्सीन का विकास इतनी जल्दी नहीं हुआ जितनी जल्दी इस बार हुआ, और वो वैक्सीन लगने के कारण बहुत कारगर भी रहा, बहुत सारे लोग बचे भी से उसके कारण, और आगे भी हम उस वैक्सीन के कारण बचेंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, मानवीय कार्य है, जो मुश्किल वक्त में यूस्ट्रेस का काम किया, लोगों ने काम किया। ऐसे ही खेलों में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर खिलाड़ियों ने बहुत मुश्किल वक्त में भी ऐसा परफॉर्म किया कि असंभव से लगते हुए कार्य को भी संभव कर दिखाया। डिस्ट्रेस, तनाव में अधिकतर लोग की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, बहुत कम लोग हैं जो उसको हैंडल कर पाते हैं। बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, उनको तनाव को हैंडल करना सिखाया जाता है। ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें सांस की प्रक्रिया को करते हुए व्यक्ति अपनी बेसिक हार्ट रेट 60 या उसके नीचे भी रख पाता है, अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। और जब उसको आवश्यकता पड़ती है परफॉर्म करने की, तो उसकी हार्ट रेट 60 या 80 तक बढ़ने की संभावना रहती है। अगर एक व्यक्ति का बेसल हार्ट रेट 70 या 80 है, एक का 60 या 55 है, तो जब वो परफॉर्म करेगा तो उसके पास 15 या 20 हार्ट बीट का रेंज ज्यादा रहेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने की चांसेस है। ये ट्रेनिंग से संभव है, जो कि एथलीट्स और प्लेयर्स आजकल बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, तनाव का हमारे शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? हमारा मानव शरीर तनाव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देता है? तनाव आने पर 3 तरह की प्रतिक्रिया शरीर में होती है, भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक। हम ये देखेंगे कैसी होती है। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर अगर आप आंखें बंद करके अपना से प्रश्न पूछेंगे और अपने आप को की शरीर की यात्रा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि जानते हैं, पर भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सेल्फ अवेयरनेस जिसकी जितनी बेहतर होगी, वो व्यक्ति उतना ही संतुलित और संयमित व्यवहार करने की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। आपकी क्षमताएं, आपकी कमजोरियां अगर आपको पता है, तो आप अपने कमजोरी पे कार्य करके उनको बेहतर कर सकते हैं, और लगातार अभ्यास से व्यक्ति और बेहतर इंसान बन सकता है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से। मुश्किल नहीं है, पर उसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से। उसके लिए हम बहुत छोटी छोटी कसरत भी बताते लोगों को, कि आप कुछ समय के लिए आंखें बंद करके, या रात को सोने से पहले आपने दिन भर में क्या कार्य किया, या अलग अलग घटनाओं के दौरान आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति, शारीरिक अभिव्यक्ति कैसी थी, उसको शब्दों में लिखिए, डायरी राइटिंग जिसको बोलते हैं हम। किसी समय आपको बुरा लगता है, यू जस्ट स्पीक आउट, मुझे बुरा लग रहा है, नाराज हूँ, गुस्सा आ रहा है, दुखी हूँ, खुश हूँ, बहुत जॉयफुल हूँ। अलग अलग शब्द दीजिए अपनी भावनाओं को। उसका पर्पस ये है कि जैसे से आप अपनी भावनाओं को शब्द देना शुरू करेंगे,
आपकी समझ अपने बारे में दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। आप अपने आप को और बेहतर समझेंगे। अगर आपकी समझ अपने बारे में बेहतर होगी, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और कमज़ोरियों को दूर करने के लिए क्या बेहतर तरीके हैं, वो भी अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इन तीनों रिस्पॉन्सेस के बारे में बात करेंगे, शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक। जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है वो अलग-अलग तरह से हो सकती है। कुछ लोग 3 बेसिक इमोशंस होते हैं, 3 बेसिक भावनाएँ होती हैं। डिप्रेशन या सैडनेस, एंग्जायटी और एंगर या गुस्सा। बाकी सब भावनाएँ इन तीनों का मिला-जुला रूप होती है। आप अगर डेफिनेशन वाइज़ भी जाएँगे तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। या तो व्यक्ति अनॉयड या एंगर हो सकता है। अनॉयड यानी नाराज़ हो सकता है या गुस्सा हो सकता है। एप्रिहेंशन या थोड़ा-सा झिझका हो सकता है। एंग्शियस हो सकता है, डरा हो सकता है। ये तीनों एक ही के आसपास घूमते हैं। तीसरा तरह की भावना है बुरा लगना या डिजेक्शन, ऐसा लगना कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया, या ग्रीफ, बुरा लगना या दुखी होना। तो ये सब 3 अलग-अलग भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ हो सकती है अगर तनाव का भावनात्मक असर आपके शरीर पर आ रहा है तो। इसका समय अलग-अलग हो सकता है व्यक्ति विशेष के हिसाब से। कुछ लोग बहुत जल्दी उसको हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग उसको हैंडल करने में थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों को कुछ दिन लगते हैं, कुछ लोग कुछ घंटे में कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ मिनट में भी कर सकते हैं। समय के साथ उसके समय को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसे ही शारीरिक रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? वॉल्टर और कैनन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो लोग बहुत एक्सपीरियंस नहीं होते, उनमें बहुत एकदम से तनाव आया तो या तो आदमी फाइट करेगा, फ्लाइट करेगा, या तो सामना करेगा या तो भाग जाएगा। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा बताया कि तनाव में शुरुआत में व्यक्ति अलार्मिंग बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे जब तनाव लगातार बना रहता है तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। लास्ट में एग्जॉस्शन यानी कि थक जाता है, छोड़ देता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या वैज्ञानिक लोग थोड़े से इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट के कारण से बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में आती हैं। उन्होंने क्या किया, एक बंदर को एक पिंजरे में रखा और उसको शुरुआत में उस पिंजरे में करंट दौड़ाया गया। मतलब थोड़ा इनह्यूमन है पर ऐसा किया उन्होंने। ऐसा करने पर वो शुरू में तो एक दूसरे हिस्से में जहाँ पे करंट नहीं था वहाँ भाग के जाता था वो बंदर। कुछ समय बाद वो कुछ देर बाद जाने लगा और कुछ समय बाद उसने जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद कि अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ये मेरी डेस्टिनी है, मैं इसको मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा ही इस तरह की रिस्पॉन्सेज़ जो किडनैपिंग है उसमें भी इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ विक्टिम फेस करता है। शुरुआत में वो कोशिश करता है सामना करने की, फिर रेजिस्टेंस आता है, फिर छोड़ देता है कि जो होगा ईश्वर की मर्जी वैसा, अपने भाग्य के भरोसे वेट करता है। तो ये आप लोगों के लिए काम का है कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ विक्टिम के फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इसी तरह से कुछ लोग बहुत हाँ ठीक है, चलो बिहेवियर वाले चलो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कर दो आप। व्यवहारगत रिस्पॉन्सेज लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं। व्यवहार कैसा होगा लोगों का? क्लिक करो नेक्स्ट। एग्रेशन, बहुत गुस्सा करेंगे या फिर एकदम उसको गिव अप कर देंगे कि मैं मेरे बस का नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। या फिर सेल्फ कंज्यूमेटरी बिहेवियर, कुछ लोग खाने के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं जब तनाव आता है। बहुत कॉमनली ऐसा देखा गया है, कोई विशेष प्रकार का भोजन खाने का मन करता है अगर भावनात्मक रूप से व्यक्ति स्थिर नहीं है। कुछ लोग नाइट ईटिंग सिंड्रोम के शिकार होते हैं, रात में भी जाके कुछ भोजन तलाशते हैं और खाते हैं। जब मानसिक रूप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तनाव में रहते हैं तो। नेगेटिव इमोशंस के साथ कंज्यूमेटरी बिहेवियर बढ़ जाता है और ओबेसिटी का बहुत बड़ा संबंध है इससे। डिफेंसिव कोपिंग और कंस्ट्रक्टिव, यानी कि या तो आप अपने आप को बचाने के लिए सामना करने के लिए कुछ काम करेंगे या तो कुछ अच्छा करेंगे। कुछ लोग खराब स्थिति के अंदर अच्छा करते हैं, जैसे हमारे इंदौर में लोगों ने कोविड के टाइम में कंस्ट्रक्टिव कोपिंग के रूप में लोगों को बहुत सहायता की, भोजन दिया लोगों को बहुत सारे डोनेशन दिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सामाजिक रूप से हम भारतीय समाज कितना उन्नत है ये हमको देखने को मिला उस समय। तनाव का मानसिक कार्य पे क्या असर होता है? नेक्स्ट वो देखते हैं। आदमी बिल्कुल थक सकता है, या तो मानसिक समस्याएं हो सकती है, या तो जो पहले की बीमारियां हैं वो बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट, मानसिक समस्याओं के लक्षण और गहरे हो सकते हैं, या तो मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट,
एंग्जाइटी वाले डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत सारे उसके बारे में डिटेल में विस्तार से बात नहीं, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी कभी बहुत सीवियर स्ट्रेस आता है तब भी कुछ लोगों को ऐसा बीमारी होती है। नेक्स्ट, बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम नाम सामान्य तनाव की बात करेंगे। साथ ही अवसाद की बात भी करेंगे हम थोड़ी सी देर के लिए। अवसाद यानी कि हल्का फुल्का मन में उदासी होना सामान्य है, पर अवसाद को डायग्नोस करने के लिए WHO ने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। उनके हिसाब से कम 2 सप्ताह के लिए व्यक्ति के अंदर 8 में से 2 लक्षण या 3 लक्षण हो तो हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मन उदास रहना, थकान होना, कमजोरी फील होना, नींद में गड़बड़ होना, भूख में गड़बड़ होना, मन में नेगेटिव विचार आना, बुरे विचार आना, हेल्पलेसनेस यानी कि ऐसा लगना, हताशा का भाव, निराशा का भाव, भविष्य में नैराश्य का भाव कि कुछ होगा नहीं, इस तरह की जो विचार हैं, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार या आत्महत्या का प्रयास, ये सब में से 3 अगर लक्षण 2 सप्ताह से ज्यादा तक पॉजिटिव हैं तो हम डिप्रेशन बोलते हैं। किसी को 1-2 दिन, 4 दिन, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे के लिए अगर मन उदास होता है, ये सामान्य बात है। आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपको नेगेटिव इमोशन आ सकते हैं। नेगेटिव इमोशन को हैंडल कैसे करना है, ये लास्ट की कुछ स्लाइड्स में हम बात करेंगे। मैं जितना हो सके बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो हम सब में क्षमताओं का विकास करने की संभावना रहती है। आवश्यकता है सही दिशा में कार्य करने की। नेक्स्ट, तनाव को कैसे मैनेज करें, ये कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ तरीके दिए, सोचने के तरीके। रैशनल यानी कि प्रासंगिक कैसे सोचा जाए, तर्क संगत कैसे सोचा जाए। बिहेवियर, कुछ साइकोथेरेपी के सेशंस भी होते हैं। ह्यूमर, कुछ लोग हंस के तनाव को नलीफाई कर देते हैं। कुछ लोगों का नेचर बहुत मजाकिया होता है, परंतु वो पसंद भी किए जाते हैं और वो तनाव को हटाने का कार्य भी करते हैं। अपने भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाना, इस पर हम कई बार पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बहुत कार्य करते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, परिवार में भावनात्मक अभिव्यक्ति अप्रोप्रिएट यानी कि समुचित होना चाहिए। समुचित मतलब ना तो कम ना तो ज्यादा। बच्चों के साथ व्यवहार या आपस में व्यवहार किसी भी परिस्थिति के हिसाब से समुचित हो। किसी ने कोई बहुत गलत काम किया तो निश्चित और समुचित शब्दों में, स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोला जा सकता है। बहुत लंबे समय तक या बहुत जोर से या बुरी तरह से बोलना आवश्यक नहीं है। आप अपना संदेश सख्त शब्दों में भी दे सकते हैं। अगर तो किसी को केयर की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है फैमिली में, तो उसको हम सपोर्ट भी दे सकते हैं। सपोर्ट, पर इसमें 2 चीजें हैं, अंडर बच्चों के साथ भी और किसी और के साथ भी। अंडर प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन, ये दोनों गलत हैं। यानी कि अगर बच्चे को आवश्यकता है, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ दिया, आप जैसा चाहे वैसा करो। उसको आवश्यकता है थोड़ी बहुत, आपने बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट कर दिया, उसको सीखने का मौका नहीं दिया। दोनों अभिव्यक्तियां गड़बड़ है भावना की। ये बच्चे आपके व्यवहार से सीखते भी हैं और आपस में भी सीखते हैं। इसीलिए आपके डिपार्टमेंट में, आपके घर पे जैसा बड़े व्यवहार करते वैसा ही बच्चे भी करते, क्योंकि वो आपको कॉपी करते। तो आपको उनके लिए एग्जाम्पल बनने के लिए पहले खुद के व्यवहार में भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में व्यवस्थित या समुचित प्रबंधन करना सीखना होगा। निश्चित शब्दों में सही प्रकार से अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने अगर जिसको आता है, वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है और उसको पसंद भी किया जाता है। तनाव मुक्ति के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक भी सीख सकते हैं। अपने भारतीय विज्ञान में शवासन एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जो कि अपने शरीर की यात्रा करते हुए, सांसों को नियंत्रित करते हुए शरीर को तनाव मुक्त करने का अभ्यास निरंतर किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास के पश्चात आप उसको अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज अवेलेबल है। एक स्वामी नीरजानंद का वीडियो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो खुद पद्मश्री थे और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के प्रिंसिपल भी रह चुके। इज नो मोर, पर उनका समझ इस बारे में बहुत अच्छी है, तो वो भी फॉलो किया जा सकता है। अपने खुद को साइकोलॉजिकली या मानसिक रूप से वल्नरेबल कम करने के भी प्रयास किए जा सकते हैं। जो तनाव पैदा करने वाले मादक पदार्थ हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे अल्कोहल, टोबैको, ये सब आपके तनाव को बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं तनाव कम होगा, ऐसा होता नहीं, इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट, ये रैशनल थिंकिंग का पैटर्न है कि तनाव आता है तो जैसे आप लाइन में खड़े हैं या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, एक अतर्कसंगत बात ये हो सकती है कि
ये तो मेरा दुर्भाग्य है या मुझे लोग पसंद नहीं करते। तर्कसंगत बात ये हो सकती है, ठीक है, कुछ समय में हो जाएगा, मैं प्रयास करता रहूँगा, मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दूँगा तो मुझे इसकी संभावना बढ़ती जाएगी। और कंसीक्वेंस या तो आप इमोशनली बुरा फील करेंगे या तो आप काम रहेंगे। जैसा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, समय के साथ वेट करेंगे अपने सही समय का और समय आने पर आपका कार्य भी होगा। नेक्स्ट। कैसे हम तनाव को दूर करने की अभ्यास कर सकते हैं? हम ये नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में ये समझने की कोशिश करेंगे। आप क्लिक कर दो। इमोशनल फिजिकल रिएक्शन, क्या आप, अब हम देखना पड़ेगा अगर तनाव आता है तो क्या आप जो स्ट्रेसर है उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज जो आपको तनाव देती है क्या उसको अवॉइड करने से भी आपका काम चलता है, तो ऐसा कर सकते हैं। क्या आप उस अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो उसकी गंभीरता को या उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं क्या? आप आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम कर सकते हैं क्या? टाइम कम कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट। स्लो डीप ब्रीदिंग। अब सांस की प्रक्रिया के बारे में मैं 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रेगुलर सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। हमारे योगिक साइंस में 2 तरह की सांस की पद्धति बताई गई है। एक रैपिड पेस ब्रीदिंग, स्लो। रैपिड मतलब बहुत फास्ट लेना, बहुत तेज-तेज आपको सांस लेने का और वो उस पे आपका शरीर पे नियंत्रण बढ़ेगा, यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक। परंतु इस तरह की रैपिड पेस ब्रीदिंग जिनको एंग्जायटी है, जो स्ट्रेस प्रोन है, जो बहुत जल्दी हाइपर विजिलेंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, उनके लिए वो और एंग्जायटी बढ़ाने का काम कर सकती है। तो उनको उसको अवॉइड करना चाहिए। स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कब करना है? जब आपको शांति चाहिए, आपको स्थिरता चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। गहरी सांस लेकर छोड़ना, उसका प्रोसेस ये होता है कि आप अपने नॉस्ट्रिल यानी कि नाक के छिद्रों से लेके नाक के जरिए गले से होते हुए लंग्स तक आपको सांस को फॉलो करना है। छोड़ते समय भी इसी तरह से यात्रा करनी है। इसके एडवांस फॉर्म में जब आप इसको और बेहतर कर पाएंगे तब आप उस सांस के टेम्परेचर को भी महसूस कर सकते हैं। जब आप सांस लेते तब टेम्परेचर नॉस्ट्रिल में कैसा फील होता है, छोड़ते तब कैसा होता है। निश्चित तौर में जब सांस लेंगे तो थोड़ा सा ठंडा होगा, छोड़ेंगे तो थोड़ी सी गर्म सांस होगी। इसके फायदे क्या हैं, इससे तनाव कैसे दूर होगा, ये भी हम समझते हैं। हमारे लंग्स के अंदर हमारे दिमाग से, ब्रेन से शरीर पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है और जो हर शरीर में कार्य क्रियाविधि हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, उसका संदेश दिमाग तक जाता है। इसी प्रकार दिमाग से कोई कार्य करवाना है शरीर से तो उसका संदेश भी शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। जब आप इस तरह से गहरी सांस लेते हैं तो आपके दिमाग तक शांति का, रिलैक्सेशन का संदेश जाता है और वो संदेश फिर शरीर के बाकी अंगों तक भी फैलता है। उस समय जब आप इस गहरी सांस लें, कई लोगों को नींद सी आ जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, बहुत रिलैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, समुचित करने के लिए आप अपने मन में ये बात रख सकते हैं कि मुझे अपने शरीर की मांसपेशियां तनाव मुक्त चाहिए, परंतु मेरा दिमाग जागृत चाहिए, मस्तिष्क जागृत हो, मेरा पूरा ध्यान सांस की प्रक्रिया पर केंद्रित हो। इससे आप ये मेडिटेशन की शुरुआत भी है, ध्यान लगाने की शुरुआत भी है। ध्यान लगाने से आपके शरीर पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी सब क्रिया विधि पर आपका नियंत्रण बढ़ता है। लगातार अभ्यास से व्यक्ति इसमें पारंगत भी हो सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, शरीर की अलग अलग छोटी छोटी मांसपेशियों को रिलैक्स करना सिखाते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने दाएं हाथ से, अंगूठा, उंगलियां और पैरों तक जा सकते हैं। ऐसे बाएं हाथ से होते हुए बाएं पैर तक जा सकते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों को आंखें बंद करके इमेजिन करते हुए रिलैक्स कर सकते हैं। समय के साथ आप उस रिलैक्सेशन को महसूस भी कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी होती है और उसके अंदर हम कुछ हमारे पैरामीटर्स लगाकर ये देखते भी हैं कि व्यक्ति जब रिलैक्स कर रहा है तो उसके शरीर से कैसे पैरामीटर्स आ रहे हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी जो आप लोग करते हैं उसमें भी ये पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। झूठ पकड़ने की मशीन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी कुछ कुछ पैरामीटर जैसे पल्स है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, ब्रीदिंग पैटर्न है, इन सबको पैरामीटर लगा के चेक किया जाता है। मेडिकेशन दवाएं भी कभी के तनाव बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट। कसरत, ये आवश्यक है, हर व्यक्ति 3 से 4 दिन सप्ताह में कसरत जरूर करे
और सुबह का समय सबसे बेस्ट है। आप लोगों से बेहतर कौन जानता है, पुलिस ट्रेनिंग में कसरत का बड़ा अहम रोल है। रनिंग से लेके बहुत सारी कसरत सिखाई जाती है, परंतु उसको लाइफ में फॉलो भी करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपका समय अलाउ नहीं करता तो कम से कम एक बार में कसरत 30 से 45 मिनट जरूर करें, जैसा आपको समझता है वैसा करें। और सप्ताह में 5 दिन करना ही है। कसरत करने से हमारे दिमाग में बैक लेना हमारे कसरत करने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स नामक पदार्थ निकलते हैं, जो कि हमें तनाव मुक्त करते हैं। एंडोर्फिन्स नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट सब्सटेंस, एंटी स्ट्रेस सब्सटेंस जो हमारा दिमाग स्वयं प्रोड्यूस करता है। ईट वेल, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, खाने के बारे में भी बहुत संयम के साथ व्यवस्थित खाना खाना है। इसके बारे में अब भगवत गीता में बहुत अच्छा वर्णन है। उन्होंने 3 तरह की कैटेगरी बताई है भोजन की, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। सात्विक भोजन होगा जो ताजा बना हुआ हो, जिसके अंदर वेजिटेबल्स हो, जो फ्रेशली कुक्ड हो, वो उसमें बदबू नहीं आए, उसके फ्रेश सब्जियां हो, वो सात्विक है। और राजसिक और तामसिक भोजन पुराने हो सकते हैं, या उसमें मांसाहार भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर बासी भोजन भी हो सकता है। तो ऐसा बोला गया है कि जैसा भोजन करेंगे वैसे ही आपका मेंटल स्टेटस होगा, वैसे ही आपका मस्तिष्क होगा। तो वो भी आप न्यूट्रिशियस और हेल्दी भोजन करेंगे तो आपके शरीर को आइडियल वेट को मेंटेन कर पाएंगे, और आप अच्छा भी पोषण पा पाएंगे। निकोटीन है यानी कि तंबाकू है, बहुत ज्यादा कैफीन यानी कि चाय और कॉफी, और बाकी स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करना, क्योंकि स्टिमुलेंट्स आपको उत्तेजित कर देंगे, और वो उत्तेजना असामान्य होगी, जो कि नेचर के हिसाब से नहीं है। रात के समय सोना है, दिन में जगना है, वो अलग बात है कि आपका ड्यूटी नाइट आवर्स है तो फिर आपकी मजबूरी है, परंतु जहां तक हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए। मिक्स लीजर विद वर्क, कार्य के साथ आराम को कैसे मिक्स कर सकते हैं? 1-1.5 घंटे में 2-3 मिनट का, 4 मिनट का ब्रेक कैसे ले सकते हैं? कुछ समय के लिए सांस पे ध्यान देके, कुछ देर दूरी तक पैदल चल के, या कोई एक फोन कॉल करके, या कुछ अपने पसंद का कार्य करके वापस एनर्जी हासिल कर की जा सकती है, और फिर से अपने कार्य की तरफ लौटा जा सकता है, ताकि आप उसी शक्ति के साथ, उसी कार्य क्षमता के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर पाए। निश्चित नींद भी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। नेक्स्ट, डेवलप म्यूचुअली सपोर्टिव फ्रेंडशिप एंड रिलेशन, मतलब आपके मित्रता ऐसी डेवलप करें, ऐसे लोगों से मित्रता करें जो वक्त में आपके काम आ पाए, आप उनसे अपने भावनात्मक चीजें शेयर कर पाए, और वो सच में आपका मदद करें। आपके पर्सनल रिलेशन जैसे कि फैमिली मेंबर है, उनके साथ भी इस तरह के वार्तालाप को आप स्थापित कर सकते हैं। अपने जीवन में वास्तविक गोल सेट करें। ऐसा नहीं हो कि जो आपकी क्षमता के बाहर हो ऐसा गोल सेट कर दिया और फिर वो आपके लिए तनाव का कारण बन जाए। ये माने कि कुछ फ्रस्ट्रेशन आएगी लाइफ में, कुछ फेलियर भी आएगा, दुख भी आएगा, तो उसको उसी बहादुरी के साथ सामना करके उसका अपने ऊपर असर कम से कम हो पाए, ऐसा कार्य इसके तरह से उसको साधें। नेक्स्ट, अपने आप के मित्र बने, अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप में जो भी क्षमताएं हैं, जो भी अच्छाई है, बुराई है, उसके स्वाद स्वीकार करे। कोई भी व्यक्ति धरती पे परफेक्ट नहीं है। जो भी महान लोग हुए हैं, जो भी जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, वो समय के साथ धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करते हुए ही बने हैं। आप में भी वो सब क्षमताएं हैं जो बाकी लोगों में है। ये फौजा सिंह जी का फोटो लगाया मैंने। फौजा सिंह जी इज अ 96 ईयर ओल्ड मेल, यूके में रहते हैं ये, और उन्होंने 92 इयर्स की एज में मैराथन कंप्लीट की। मतलब बहुत बड़ा बात है, हम में से कई लोग मैराथन नहीं कर सकते, तो इस एज में भी मैराथन किया। उनका कहना है हंसना और खुशी ये सब जीवन है, और इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए, और यही सभी समस्याओं का दवा भी है। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी, आप आसपास जहां रहते हैं हवा की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। वहां स्मोकिंग जहां रहते हैं वहां ना करें, अपने विंडोज को ओपन करके रख सकते हैं, अपने रूम में प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि आपको जीवन, लाइफ और खुशी दे सकते हैं। अपने विंडो के आसपास बैठ के कार्य कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे, एयर अच्छी आए। नेक्स्ट, अपने रूम में जहां बैठते हैं लाइट का अच्छा प्रबंधन हो। जीवन में जोश होना चाहिए,
डर को खत्म करना है, प्रेजेंट पे रहना, प्रेजेंट में अभी रोकना प्रेजेंट पे रहने के लिए क्या करना है, ये बहुत अच्छी बात इसके बारे में विवेकानंद जी ने कहा था। विवेकानंद जी की बात मुझे बहुत पसंद है इस बारे में। उनका कहना था, अगर आप इफ यू आर मोर इन पास्ट यू विल बी इन टीयर्स, अगर पास्ट में रहेंगे तो आप दुखी रहेंगे, रोएंगे। इफ यू आर मोर इन फ्यूचर, भविष्य के बारे में बहुत सोचेंगे, बहुत चिंता करेंगे, यू विल बी इन फियर, डर में रहेंगे। इफ यू आर इन प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे, यू विल बी चीयरफुल, आप खुश रहेंगे। प्रेजेंट पे रहना बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ समय के लिए आप अपने आप को प्रेजेंट में ला सकते हैं। अभी स्थिति क्या है, आसपास क्या चीज घट रही है। माइंडफुलनेस एक टेक्निक होती है जिससे भी आप प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस में क्या करते हैं, रैंडमली दिन भर में 2 या 3 बार 1-1 मिनट के लिए आप प्रेजेंट में आप एक सेंसरी मोडेलिटी की तरफ ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल, या तो आप कुछ देख रहे हैं तो कुछ अच्छे दृश्य को देख सकते हैं, सीनरी को देख सकते हैं कुछ समय के लिए, और उसको विस्तार से देखना है, क्यों अच्छी है, बुरी है, क्यों है, कैसे है, ये नहीं। कुछ आंखें बंद करके आसपास जो जितने भी साउंड्स हैं, जितनी भी आवाजें हैं, उनको सुन सकते हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है उसको महसूस कर सकते हैं, या तो हवा को महसूस कर सकते हैं, या तो टेस्ट, या तो स्मेल। इन पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को माइंडफुल तरीके से देख सकते हैं, और समय के साथ आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और ये ऐसे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम बहुत समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें डॉग की, तो कुत्ते की ग्रहण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत असीमित है, और ये पुलिस विभाग उसको इस्तेमाल भी करता है, बारूद को, अलग तरह के एक्सप्लोजिव को सूंघ के वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक सीखने की बात है कि उन्होंने अपनी सूंघने की क्षमता को इतना बढ़ा लिया कि वो किसी भी तरह की स्मेल को सूंघ सकते हैं। चींटियां, वो भी कहीं से भी स्मेल हो, मीठे की स्मेल सूंघ के पहुंच जाती हैं। तो ये नेचर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं। ऐसे ही हम इन क्षमताओं का विकास समय के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तनाव को हैंडल करने का एक थोड़ा ग्राफ है, उसको देख सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, शारीरिक व्यायाम, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रेजेंट में रह सकते हैं जो हमने बात की, एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं जिसमें संयम हो, खेल का, आराम का, काम का, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आपस में किसी में समस्या है, कोई बात को लेके अंतर्द्वंद है, उसको भी हम सुलझा सकते हैं, टकराव है उसको सुलझा सकते हैं समय से, ताकि वो आगे बढ़े ना। डायरी लिखना मैंने बताया था, जिसमें अपने भावनाएं लिखना सीख सकते हैं, ताकि आपकी अपने बारे में, अपने क्षमताओं के बारे में, वीकनेस के बारे में समझ बढ़े। मेडिटेशन, उसकी शुरुआत का तरीका भी हमने डिस्कस किया, सांसों के तरीके से शुरू करके उसको फिर और आगे तक लेके जाया जा सकता है विभिन्न तरीकों से। नेक्स्ट, दलाई लामा जी से एक बार पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मनुष्य के बारे में क्या चीज आश्चर्यचकित करती है। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वयं मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करता है। ऐसा क्यों? उन्होंने कारण बताया। उन्होंने बोला कि मनुष्य पहले अपने पैसा कमाने के लिए हेल्थ को सेक्रीफाइस करता है, तो उसको उसका त्याग, उसकी हेल्थ नहीं रहती तो उसको वापस पाने के लिए खर्चा करता है, और जब वो सारा पैसा खर्च हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, और वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकता। इस तरह से वो जी नहीं पाता प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर में, और फिर ऐसे जीता है जैसे कि वो कभी मरने वाला नहीं है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, ये होते हुए कि वो कभी जिया ही नहीं। तो बहुत अच्छा उन्होंने इस बारे में, इंसान, मनुष्य के बारे में बताया। और ये जो धर्म गुरु जो रहते हैं, उनकी समझ मानव जीवन के बारे में, भावनाओं के बारे में बहुत अलग रहती है, और बहुत सिंपल तरीके से वो मानवीय समस्याओं को बताते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव योर सेंस इन इमेजरी, आप जो देखते हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक कोई चीज को देख सकते हैं, जो मैंने बताया था माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, कुछ आवाजें सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं अरोमा को। और आप इसके बारे में क्या बात करें, अगर मतलब कई टी स्टेट्स होती हैं, उनके अंदर टी टेस्ट करने वाले लोग रहते हैं, और जिसकी टी टेस्ट करने की क्षमताएं बहुत अच्छी होती है, दे आर हाईली पेड पीपल। वो अलग अलग तरह की चाय को टेस्ट करके उसका कैलिबर, उसका ग्रेडिंग बताते हैं, और फिर उसी हिसाब से वो चाय का कॉस्ट मार्केट में तय होता है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनका टेस्ट करने की क्षमताएं बहुत ज्यादा है, और खासकर टी की अलग अलग वैरायटी को टेस्ट करके बता देते हैं। फील टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया, सांस की टेम्परेचर को फील कर सकते हैं। विंड, हवा के बहाव को महसूस कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा होगा किसी पहाड़ी पे जाके बैठे, तब आप हवा के बहाव को ज्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे।
और किसी ऑब्जेक्ट या साउंड पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट। और अपने भारतीय इतिहास में तो शब्द वेदी बाण चलाने का की उल्लेख भी मिलता है। ऐसे लोग भी थे। मोहम्मद गौरी को मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण से उसको मारा था, अंधे होते हुए भी। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे पास है। वेज टू रिलैक्स माइंड, दिमाग को शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि आपको किसी समस्या का सामना करने का बेहतर तरीका क्या है। लिखने पर आपके विचार बहुत स्थिर और संयमित हो जाते हैं। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें, बात करके, हंस के, रो के, गुस्सा दिखा के, या जरूरत पड़ने पर अपने किसी व्यक्ति से शेयर करके। ऐसी चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई ऐसी हॉबी कल्टीवेट करें जिसमें आपको मजा आता है, जैसे गार्डनिंग से लेके अपने पेट को खिलाना, लिखना, आर्ट या क्राफ्ट करना, या कोई वॉलंटियर वर्क करना जिसके अंदर समाज की सेवा हो पाए। नेक्स्ट। फोकस ऑन प्रेजेंट, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी, ये चीजें वापस आ रही है। रिलैक्स करना, ब्रीदिंग लेना और योग करना, ये हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट। आप जब कभी आप रिलैक्स होते हैं, अब ये अदर वे राउंड है, अभी रिलैक्सेशन ब्रीदिंग करते हैं, अभी हमको ये अवेयरनेस भी बढ़ानी है कि जब मैं रिलैक्स हूं, मेरा शरीर तनावपूर्ण नहीं है, तब मेरी सांस का पैटर्न कैसा है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा है जब आप जस्ट सुबह उठे हैं, तब आप महसूस करिए आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त है, आपके शरीर में कोई तनाव के लक्षण नहीं है। तब आप देखिए आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, और समय के साथ आप उस पैटर्न को रेगुलर हैबिट भी बना सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उस चीज को अचीव किया जा सकता है। परंतु ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत आवश्यक है कि दोनों स्थिति में आपका शरीर कैसा फील करता है, समय के साथ उसको बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट। टेक स्लो डीप ब्रेथ, जो बात किया हमने। गर्म पानी से नहा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन जिसका मैंने बात किया, ऑब्जर्व एंड बिहेवियर, साक्षी भाव जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं। लिख सकते हैं, किसी म्यूजिकल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, और किसी को एक अच्छा संदेश भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट। टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं, समस्याओं का सामना करने की क्षमताएं बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अभी सेशन में हम बातचीत भी या प्रश्न भी मोस्ट वेलकम है, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। सर का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो सर से पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। हमारे एसआरपी ऑफिस जीआरपी से ऐसा निरीक्षक में भगवती ठाकुर भी उपस्थित हैं सर। जी बताइए। बोलो बोलो, क्या बोल रही हैं? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप सर से? सर आपका वेबिनार बहुत अच्छा रहा सर। धन्यवाद मैम। बताएं। किसी तरह का तनाव अगर आप फेस करते हैं, महसूस करते हो, उससे रिलेटेड कोई परेशानी हो, सर से पूछना चाहते हो, कोई सुझाव चाहते हो, तो वो पूछ सकते हैं सर से। जानकारी दी सर, वो बहुत अच्छी थी। जी जी।